सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मामला ये है कि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो पार्लियामेंटेरियंस को बताई जाती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस को बताई जाने वाली वो चीज़ें जो किसी भी कमेटी के अंदर हैं उसको इस तरह से उछाला जाए कि बाद में अपने बयानात की वजाहत इसलिए देनी पड़ जाए कि इंडियन मीडिया आपके बयान को लेकर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ और आपके किए जाने वाले फैसलों के खिलाफ आपकी ही आवाज़ दिखाना शुरू कर दे, फिर उसके बाद वजाहती बयान देना शुरू कर दें आप, तो ये यू टर्न कहलाता है। और इस यू टर्न से सिर्फ उसी सूरत में बचा जा सकता है जब आप अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात से अलग रखते हैं और कौमी मफादात पर तरजीह अपनी सियासत को और अपने सियासी मफादात को नहीं देते हैं। अयाज सादिक साहब के हवाले से हमेशा से ये कहा जाता रहा कि बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं, बड़े धीमा मिजाज है, बड़ी बेहतर बात करते हैं, इसी वजह से वो स्पीकर के नशिस्त पर थे और न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन जमातें भी अयाज सादिक साहब के हवाले से कहती आई हैं कि वो बहुत बेहतर तौर पर कस्टोडियन के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। लेकिन ऐसा क्या मामला आ गया कि अयाज सादिक साहब ने वो बयानात, वो बातें जो एक मीटिंग, जो बंद कमरे की मीटिंग है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसकी बातें आकर पार्लियामेंट में ऑन फ्लोर आकर कर दी, जिसके बाद फिर अगले दिन उनको अपनी वजाहतें भी देना पड़ रही हैं। ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पार्लियामेंटेरियन का ही काम है। पार्लियामेंटेरियन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके वो राजदां होते हैं क्योंकि उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ होता है। बार अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कर दिया उसके बाद फिर उन्हें वजाहत भी दे दी। मामला ये है, पार्लियामेंट में हमने कल भी अपने इब्तदाइये में कहा था कि कानून साजी होनी चाहिए बयानबाजी की बजाय, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। आज बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद शायद ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कुछ बात करेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंटेरियन के हवाले से बात करेंगे। वो भी एक सीजन किस्म के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार पार्लियामेंट में गए हैं, बहुत कम बोलते हैं, बोले तो शायद डर लगता है होगा, लेकिन अयाज सादिक साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, पुराने, अब उनको पार्लियामेंटेरियन कहा जाता है, पर उसके बावजूद इस किस्म के बयानात देने और फिर वजाहत देने की उनको ज़रूरत पड़ गई। पार्लियामेंट को हम चलें 70 से उस बात को ले लेते हैं लगारी साहब। 70 से लेके आज जब हम पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियन का, उनका काम देखते हैं तो शायद जो 70s में जितना बड़ा काम तमाम सियासी जमातों के, तमाम नज़रियात के लोग जो हैं वो कर चुके, आज की पार्लियामेंट को देखते हैं तो बड़ा मुख्तलिफ नज़र नहीं आता ये काम। देखें, 70 की पार्लियामेंट बहुत बड़ी पार्लियामेंट थी, बहुत अहम पार्लियामेंट थी। आपको याद होगा, आपको खैर याद कि आप तो पैदा भी नहीं हुए थे और हमने वो पार्लियामेंट देखी थी। आपसे सुनने में और पढ़ने में ही हमारा उस पार्लियामेंट के बारे में, हमने तो वो देखी थी, हमने वो पार्लियामेंट देखी थी। उस पार्लियामेंट के हमने सेशन भी देखे थे और उस पार्लियामेंट की हमने प्रोसीडिंग्स भी देखी थी। हमने उन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट भी किया था। लेकिन वो पार्लियामेंट थी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिसमें खान अब्दुल वली खान थे, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद थे, जिसमें मीर गौस बाबी जंजो थे, जिसके अंदर नवाब मियाँ मुमताज़ मोहम्मद खान दौलताना थे और उस के अंदर खान अब्दुल कयूम खान थे। उस पार्लियामेंट अब्दुल गफूर अहमद साहब थे और मौलाना शाह अहमद नूरानी थे। बड़ी जय्यद शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के पायनियर, और दूसरा दौर जो है बाबाए कौम के दौर के बाद के जो दौर आता है उसमें बड़े सियासतदान जो उभर कर आए वो थे शामिल उसमें। अगरचे कायद आज़म के साथी भी थे, इसलिए कि खान अब्दुल कयूम खान तो कायद आज़म के ही दौर में, कायद आज़म की ही ज़िंदगी में वो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, और बहुत मियाँ मुमताज़ दौलताना वो भी कायद आज़म के साथी थे और कायद आज़म के साथ ही वो पंजाब काबीना में थे और बहुत से लोग थे। तो वो एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियात थी और बहुत बड़ा विजन भी था। और ये हम वो नहीं करते, इस पर तनकीद नहीं करते, हम इनको जनाब सरदार अयाज सादिक साहब को हम निशानाए अपनी तनकीद का नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि पार्लियामेंट ने अपने आप को, अपने अख्तियारात को, अपने जो इस्तक़रार है, अपना जो इस्तक़लाल है, अपनी जो उनकी साबित कदमी है उसको खुद ही अंडरमाइन किया है
और ग्रेजुअली किया है, और गैर सियासी जो अमल दखल है वो ज़्यादा बढ़ता रहा है, और सियासत को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिशें ये पिछले 30-40 साल से रही हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि हमारे सियासतदानों की ज़ुबान में लुकनत आ गई है। वो बेचारे छोटी छोटी बातों की भी वजाहतें करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी बात अगर थी इस सिलसिले में तो अवाम को और कौम को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, और सबसे बड़े कस्टोडियन अवाम हैं, और अवाम को मालूम होना चाहिए, आज मालूम होना चाहिए कि इतनी क्या जल्दी थी कि अभिनंदन को अगले रोज़ रवाना किया गया। ये सब कुछ मालूम होना चाहिए लोगों का, और वो हो सकता है कि वही बात ना हो जो अयाज सादिक साहब ने की है, कोई और बात हो, आपका जेस्चर हो, आपका गुडविल हो। अगर आपका गुडविल था तो उसको वाजे करें कि हमारा गुडविल था, अगर आपका जेस्चर था कि ये था तो वो बताएं, अगर कोई मुसीबत थी तो उसके बारे में भी कौम को बताएं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर आपके लिए कोई ऐसी चीज़ आ गई थी। कौम को हर बात का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कौम से छुपा कर चीज़ें करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कौमी राज नहीं था, अभिनंदन का जाना या ना जाना इतना बड़ा कौमी राज नहीं था जिस पर हम पकड़ लें और जनाब गोशमाली शुरू कर दें इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन की, जिसने कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर बेमिसाल किरदार अदा किया है। तो हमें इन बातों को भी देखना चाहिए, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम का ये बुनियादी हक है कि वो जाने, और ये जानना उनका हक है कि जिसको हमारी फौज ने निशाना बनाया, जिसका जहाज गिराया गया, जिसको हमारे लोग घसीट कर ला रहे थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी जान भी बचाई, और फिर उसके बाद जाहिर है दुश्मन भी आपके हाथ में आता है तो आप उसके साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं, लेकिन उसको वापस भेजने के जो अवामिल थे, अगर कोई पोशीदा अवामिल हैं तो उनको भी मंजर आम पर आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा साहब, ये मामला हो गया कुलभूषण पर, अभिनंदन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पे बहस पे, लेकिन उसके साथ जो बयानिए की बात हो रही थी, आज शिबली फराज साहब ने भी अपोजिशन के बयानिए को, इससे भी बात आगे जो जलसों के बयानिए के हवाले से उन्होंने कहा कि अपोजिशन का बयानिया पर अफसोस है, जो पहले हुआ जो बाद में वो कहते गुजरांवाला से ये शुरू हुआ। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अगले आने वाले दिनों में जिस तरह से वो भी एग्रेसिवली आ रहे हैं, मुस्लिम नून है वो एग्रेसिवली है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इस सारे अमल में आप समझते हैं कि ये अब बहुत खुल के बातें होनी चाहिए पार्लियामान में, पार्लियामान के बाहर? ये जो बात शिबली फराज साहब ने की है उसके बारे में तो मुझे खुद बात करनी थी, चाहे आप कोई भी सवाल करते मैं घूम फिर कर वहाँ आता। शिबली फराज साहब सबसे पहले एक कटहरा लगाएं इंसाफ का, और उस कटहरे में अपने वालिद साहब को खड़ा करें और उनकी रूह पर ट्रायल करें। जो बातें अपोजिशन ने की हैं उससे ज़्यादा सख्त बातें फराज की नज़मों में हैं, फराज की गज़लों में। फराज ने बहुत मोहब्बत की अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने सवाल भी उठाए। वो सवाल इन शिबली फराज साहब को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी फराज को पढ़ा नहीं है, फराज के साथ उनका कोई राब्ता रहा नहीं है, फराज के साथ उनका कोई दिली ताल्लुक़ रहा नहीं है। हमें मालूम है कि उसका कोई ना कोई सबब रहा होगा, और अब वो फराज से इंतकाम ले रहे हैं, फराज के नुक्ता नज़र से, फराज के बयाने से इंतकाम ले रहे हैं। तो कम से कम इस बात को तो लोगों से बताएं कि उनकी फराज से क्या नाराजगी है। शिबली साहब ये तो जरूर बताएं, ये नशेब और फराज का मामला है, लेकिन शौरा के, अदीबों के, मुफक्करीन के जो लिखना है, जो उनका बोलना है, जो उनका पढ़ना है, उससे हटकर आपको ज़्यादा जिम्मेदारी जब पार्लियामान में रहने वाले लोग हैं उनके, क्योंकि इस वक्त तो वो इंतकाम फराज से तो शायद वो लेंगे ना लेंगे, लेकिन वो इंतकाम ले रहे हैं सर अपोजिशन से, अपोजिशन के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, अपोजिशन के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। आज भी सेनेट में गर्मा गर्मी हुई है, तो आप ये जो अपोजिशन का बयानिया वो कह रहे हैं हम हुब्बे वतन में बयान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप बुग़्ज़े वतन में बयान हो रहा है। अब ये हुब्बे वतन और बुग़्ज़े वतन की जो लड़ाई चल निकली है, तय करें, वो जुमला बताएं, वो बताएं किसी का भी जुमला है, किसी शख्स का, किसी सियासतदान का, किसी भी सियासतदान का कोई एक जुमला जो पार्लियामेंट में कहा गया हो, जो जलसे में, जो गुजरांवाला में कहा गया, जो कराची में कहा गया, जो वहाँ के कहा गया, टंग स्लिप हुई, कोई चीज़ हुई है, एक जुमला जो है वो मौलाना शाह अहमद नूरानी के साहबजादे का, अवैस नूरानी साहब का सामने आया, उस पर सब लोगों ने बरहमी का इजहार किया है, और वो बात सर, लेकिन माजरत मैं लगा सब यहाँ माजरत सर, ये बरहमी का इजहार नहीं किया गया। बरहमी का इजहार होता मौलाना फजलुर रहमान अपनी तकरीर में वहाँ बात करते, बरहमी का इजहार होता मरियम नवाज उसकी वजाहत करते, बरहमी का इजहार होता बिलावल भुट्टो साहब करते। सर, 3 बड़े लीडरों ने उनकी उस तकरीर के ऊपर कोई बात नहीं की है, वो अपनी थी तकरीर, वो बयान करके चले गए। सर, सेम
वो वहाँ पर बैठे हुए मेजर गौरव की वीडियोस हों या नरेंद्र मोदी का फलसफा हो, सर वो तो बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। तो आज़ाद रियासत की बात हो तो सर वो तो है। उसके बाद जब हरफे तनकीद हमने बैठकर यहाँ बनाया तो फिर उसके बाद होश अपोजिशन को आया, पीडीएम को उसके बाद आया, फिर वजाहतें भी उवैस साहब की आ गई या बाकी लोगों की। उससे पहले तो सर उन्होंने नहीं किया। जब आप जैसे लोगों ने बात की तो फिर वजाहतें आई सर, उससे पहले जो बात हो रही तो बड़ा मुख्तलिफ था। इस पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। देखें, वहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी केटू, कराकरम, हिमालय की चोटियों से लेकर तुफ्तान तक और जीवनी तक पाकिस्तान का एक एक इंच एक एंटिटी है, बिल्कुल पाकिस्तान है। और उसके बारे में कोई सवाल, कोई शख्स किसी भी मर्तबे का, किसी भी ओहदे का, किसी भी एहतराम का शख्स हो, हम उसका एहतराम या उसके ओहदे के वकार को पेश नज़र नहीं रखेंगे। हमें इस पूरे के पूरे जोग्राफिया के साथ ऐसे मोहब्बत है जैसे अपनी माँ के साथ मोहब्बत है। तो हम इस पर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक वहदत है, एक जोग्राफिया है और ये तारीखी जोग्राफिया है। जो इसको और किस्म का जोग्राफिया कहते हैं मैं वो भी नहीं मानता हूँ। ये पूरे का पूरा एक एंटिटी है, एक वहदत है। और पाकिस्तान कोई खलाई मखलूक से बनी हुई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के विजडम से बनाया गया या उन्होंने ये अता किया, हमें अता नहीं किया गया। कायद आज़म का कमाल ही ये है, तारीख के अंदर कायद आज़म की सबसे ज़्यादा बड़ी जो सबसे बड़ा विजडम है वो यही तो है कि तख्लीक पाकिस्तान हुई और उन्हें पाकिस्तान के मौजूदा जोग्राफिया की 5000 साल की तारीखी अहमियत को उजागर करते हुए एक वतन को बनाया। और जो वतन हमेशा से एक वतन था, ये वादी सिंध हमेशा एक ही एंटिटी रही है। और अगर किसी के कब्जे में भी कोई माजी में कभी जाती रही है और मुगलों ने भी वहाँ से अगर दिल्ली से बैठ कर किया है, तो ये सारे का सारा इलाका हमेशा एक वहदत के तौर पर रहा। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हम इस पर बात भी नहीं करते हैं और जिसने बात की है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन मैं उस जुमले के अलावा क्या और लोगों की कौन सी बातें जो काबिल एतराज़ हैं? किस बात पर एतराज़ किया जा रहा है? अगर कोई सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत के खिलाफ बात करता है तो ठीक करता है ना यार, इसमें कौन सी बात है? सियासतदानों का अपना काम है, वो करें। दुनिया भर में यही होता है। और मुख्तलिफ इदारों का अपना दायरा कार है, अदलिया का अपना दायरा कार है, अदलिया अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, सिक्योरिटी इदारों का अपना काम है, वो अपना काम करें। ये नहीं है कि सियासी अमल में पार्लियामेंट के अमल में ये तो अपोजिशन है ना कि मदाखलत है। हुकूमत तो इस बात को तस्लीम नहीं करती है कि किसी भी किस्म की मदाखलत है। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि आरटीएस सिस्टम बैठा है, हुकूमत का तो ये नहीं है। अपोजिशन तो ये कहती है कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर रवाशी साहब की तकरीरों के अंदर आर्मी चीफ और ISI के चीफ का नाम लेकर ये बातें की गई हैं। दरपर्दा मरियम साहबा, मौलाना साहब या बिलावल साहब इदारों का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे होते हैं। हुकूमत तो इस मौके पे है ही नहीं, वो करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ, मैंने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये किस तरह कह दिया कि दो शख्सियात का नाम जो है वो सिस्टम है। सिस्टम दो शख्सियात का नाम नहीं होता है। और सिस्टम प्रोग्राम में आपने ये बात की, बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल एक इंतहाई नामुनासिब बात की थी जिस पर मैंने भी इस बात की है और लोगों ने भी बात की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर दो अफसरान का जो बात की थी उसे किसी तौर पे मुनासिब नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सियासी अमल बिल्कुल एक अलग चीज़ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने इब्तदाई तौर पर यह कहा कि 1 पॉइंट एजेंडे पर बात करूंगा, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज बात की जाएगी। और उन्होंने कहा कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मस करने की बात की गई है। गुज़श्ता रोज़ के बयान के हवाले से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कल के जो बयान था नाम लिए बगैर उन्होंने सरदार अयाज सादिक का सिर्फ उन्होंने कहा कि कल एक बयान दिया गया, उसके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज बात की जाएगी। उनका यह कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर गिराया गया। पुलवामा वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बर वक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। कितनी ज़रूरी थी आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर अब्बास?
देखें, बिल्कुल जरूरी थी मुदस्सिर। आप देखें कि सरदार अयाज सादिक खुद स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, वो कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान लोअर हाउस, और नेशनल असेंबली के स्पीकर जो शख्स 5 साल रहा हो, कम से कम उसको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुझे फ्लोर पे खड़े होकर कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है। कुछ देर पहले अपना एक पहले वीडियो बयान भी जारी किया है आसान भी, जो कि डैमेज कंट्रोल के लिए है, लेकिन डैमेज जो होना था वो हो चुका है। आप देख लें इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस किस्म की जबान उन्होंने इस्तेमाल की, क्या ये ऐसे किया जाता है कि आर्मी चीफ के बारे में कहा कि जी वो उनके जो है वो शलवार पता नहीं भीगी हुई थी या पता नहीं क्या किस किस्म की उन्होंने नामुनासिब बातें की। ऐसी बातें क्या, टांगें कांप रही थी और ये बातें क्या। आप देखें ना, एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है। आप कोई और पार्लियामेंटेरियन अगर ये करता तो उसके लिए भी नामुनासिब था, लेकिन एक शख्स खुद 5 साल स्पीकर रहा है, कस्टोडियन ऑफ असेंबली रहा है, जिसका काम है कि वो असेंबली को मौजूद तरीके से रेगुलेट करे, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करना शुरू कर। इन हालात में आप पूरा एक एनवायरमेंट देखें ना पाकिस्तान में क्या चला हुआ है। अब नवाज शरीफ साहब की जबान देखें, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मरियम साहिबा की, महमूद खान अतरजई की, मोहसिन दावड़, इन सब की पहले आप गुफ्तगू देखें वो क्या चल रही है। इन्होंने पहले ही कोई एक भरम होता है आपकी एस्टैब्लिशमेंट, मुल्क की फौज, अदालतें, अवाम, पार्लियामान, इनके दरमियान एक भरम का पर्दा होता है। आप जानते हुए भी बाजुकात कि कौन क्या गलत कर रहा है या सही कर रहा है, आप उस पर्दे को चाक नहीं करते, आप उस भरम को कायम रखते हैं। अगर वो भरम तोड़ दिया जाए, वो भरम खत्म कर दिया जाए, तो फिर रियासतें अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाती हैं। बाबा ये क्यों नहीं समझ आ रही इनको बात। हाँ, हुई है, बहुत सारी जगहों पर गलतियां हुई होंगी, लेकिन आप जिस तरह आपने तो एक ऑल आउट वॉर शुरू कर दी है, आप तो नंगी तलवारें बन के बाहर निकल आए। क्या आप लोगों के किरदार नहीं पता लोगों को? क्या आप लोगों के काम में नहीं पता? क्या आप ये इतने बनकर सामने आ गए और आप सबको कॉर्नर किए जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप देखें ना, जुबान जैसे छुट जाती है किसी की, रोज कोई ना कोई नई हिमाकत, रोज कोई ना कोई नया ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलते चले जा रहे हैं, और फिर वो रेफर कर रहे हैं एक शायद किसी कमेटी के अंदर की कोई ब्रीफिंग थी, तो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप उस कमेटी के अगर मेंबर हैं, और वो उस कमेटी के अंदर जो ब्रीफिंग थी अगर वो ऑफ कैमरा ब्रीफिंग थी, तो आप इतने जो है वो बद एतमाद शख्स हो चुके हुए हैं कि आप एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग को ला के इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी इन अल्फाज में डिस्कस कर रहे हैं। ये नामुमकिन बात जो उन्होंने किया। सही। अच्छा, अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहेगा। नज़ीर लगारी साहब, वजाहत भी की गई DGISPR की जानिब से कि अभिनंदन के रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन है। अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा करने का फैसला किया गया था, जो हुकूमत ने, इदारों ने, पार्लियामान, फिर कमेटी के अंदर बात हो गई, फिर आज वो इस किस्म का बयान जिसे कल रात से हम देख रहे हैं और अभी तक भी सोशल मीडिया जब हम देख रहे हैं, मुसलसल उसको पाकिस्तान की शिकस्त है, पाकिस्तान के अंदर तकसीम से जोड़ा जा रहा है, फ़ौज के ऊपर हिट करके जोड़ा जा रहा है कि जनाब ये इस तरह से था। तो ये भरम रखना, वो पर्दे रखना, वो बहरहाल बड़ा एक अहम मामला था जो सरदार अयाज सादिक साहब जैसे आदमी के लिए वो करना। तो आज फिर ये वजाहत भी देना पड़ गई है, वजाहती बयान और क्लैरिफिकेशन और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, ये तमाम तर मामला आज DGISPR को करना पड़ गया अपने इदारे के हवाले से। देखिए ना, ये एक तो ये है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, दिन के वक्त हुआ ये वाक़या, दिन के वक्त सारी दुनिया ने देखा जिस तरह से वो गिरा है अभिनंदन, फिर उस तरह जिस तरह से उसको लोग घसीट कर ला रहे थे, फिर उसको जिस तरह से सिक्योरिटी ने रेस्क्यू किया, बचाया, फिर लेकर गए, फिर उसको अगले दिन गया है। तो अगर ये 2 जवाज़ हैं तो वैलिड जवाज़ हैं कि जनाब एक जनीवा कन्वेंशन के तहत हमें वापस ही करना था, और दूसरी बात ये है कि एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर हमें यही एक्ट करना था। तो इसमें यह सवाल कहाँ से पैदा हो गया है कि जनाब फ़लाँ अफसर के जो है वो कपड़े ख़राब हो गए या फ़लाँ इस तरह से, इस तरह, यानी मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज दरअसल ये ज़ाहिर करती है कि आपकी सियासी तरबियत एक ख़ास माहौल में हुई है, एक ख़ास अंदाज में हुई है। सही। सियासी तरबियत ये नहीं होती है कि आप अपने इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें और अपने इदारों के बारे में इस तरह के जुमले कहें। देखें, फ़र्द के बारे में किसी को शिकायत होती है या हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप इदारे को लेट डाउन करें और दुनिया के सामने उसके वक्त के वक़ार को। अच्छा, ये कुछ ढकी छुपी बात होती तब तो हम कि यार सब कुछ हमारी आंखों के हुआ, आंखों के सामने हुआ। जब वो जिम्मेदारी जो है वैसे पार्लियामेंटेरियन तो एक आम आदमी से बहुत ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साफियों को मालूम होती है, लेकिन कौमी मफाद जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी अहम होती है। बहुत सी खबरें आप लोगों के पास होती है। सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का।
पाकिस्तान की फतह के तौर पर पूरी दुनिया में यह बात मानेगी कि पाकिस्तान ने जंग के मैदान में पुलवामा में जो जवाब दिया वो भी पूरी दुनिया के सामने था। जेनेवा कन्वेंशन को मद्देनजर रखते हुए जिसका DGISPR ने जिक्र किया, उसके तहत भी एक अखलाकी बरतरी भी पाकिस्तान ने साबित की। लेकिन पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन साबिक असम्बली के स्पीकर, वो जिस किस्म की उन्होंने जबान इस्तेमाल की कि आज एक इदारे के जो सरबराह ISPR के इदारे के सरबराह को आकर बात करना पड़ी कि रिकॉर्ड ये नहीं है ये है। तो सर, जो पार्लियामेंटेरियन का काम है वो अपना काम नहीं कर पा रहे, जो इदारों के सही काम थे उन पर इस किस्म के अल्फाज हो तो क्या कहा जाए फिर? देखें, सबसे पहले तो ये किसी इदारे की बात नहीं है, बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान की बात थी। जो अयाज सादिक साहब ने कहा कि टांगें कांप रही थीं, सर पर पसीना था, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमला हो जाएगा रात 9 बजे, और फिर आर्मी चीफ ने भी यही कहा। ये अयाज सादिक ने जो बात कही है सिर्फ एक अकेले अयाज सादिक नहीं है, अपोजिशन के बहुत सारे लोग, आप उनकी गुफ्तगू सुने, उसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज पर उन्होंने इस तरह की यलगार की हुई है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने काकूल अकेडमी में बात कही कि अब जो जंग है वो पाकिस्तानी अवाम के जहनों पर लड़ी जा रही है। ये क्यों ये सब कुछ कहा गया? ये अयाज सादिक ने या ख्वाजा आसिफ साहब या आयसन इकबाल साहब या मरियम साहबा या नवाज शरीफ साहब जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, इसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज, उसके दिलों में जो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जो पाकिस्तानी फ़ौज की इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाए, और इनको हम ये बता सकें कि ये बड़े कमज़ोर लोग हैं, ये बड़े बुज़दिल लोग हैं, और इनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी की सारी फ़ेक हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तानी इदारों से एतमाद उठाने के लिए, उसको मजरू करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब दूसरी बात पे आ जाइए, इसके साथ एक और मकसद भी है जो मुख्तलिफ गुफ्तगू की जा रही है कि जी पाकिस्तान की जो फ़ौज के अंदर जो जज्बात हैं वो कुछ और हैं और लीडरशिप कुछ और कर रही है, और साथ साथ ये लीडर ये भी कह रहे हैं कि हम इदारे को तो कुछ नहीं कह रहे जनाब, हम तो सैल्यूट पेश करते हैं अपने जवानों को, और ये तो हम तो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ हैं। तो DGISPR ने आज बड़ी खूबसूरती से वो बात कही है कि जो रैंक एंड फाइल है और जो लीडरशिप है वो एक अकाई है, और ये मुनाफकत है। देखें, आप पॉलिटिक्स करें, इमरान खान साहब की हुकूमत की जो मिस गवर्नेंस है उसको आप निशाना बनाएं और कहें कि जनाब महंगाई ज़्यादा हो गई, कहें कि ये हो गया, लेकिन ये जो बात है, देखें आप पिछले साल डेढ़ से देख लें, जो बंदा ये कह रहा है कि ये सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टर्स, वो पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला आवर है, और इसका एक बड़ा मकसद है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की है पाकिस्तान ने। हम 70 साल से अमेरिका की गुलामी में थे, उससे निकल के हमने चाइना के साथ जाने का फैसला किया रीजनली। उसकी बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हम अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। ये फ़ैसले ना अमेरिका को अच्छे लग रहे हैं, ना उनके इत्तेहादियों को अच्छे लग रहे हैं, और वो उनके जो हमायती, उनके हवारी पाकिस्तान के अंदर, और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो बॉर्डर्स पर या इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना उन्होंने बनाया हुआ है। ये है सारी कहानी, ये है सारा खेल, और ये जो बात कही जा रही है ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की तजलील है। ये पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है कि जनाब ये टांगें कांप रही थी और सर पर पसीने आ रहे थे। अच्छा समी साहब, इसमें मेरा सवाल है कि जब ये हुकूमत, अभी शिबली फराज साहब ने भी आज बात की, उससे पहले बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि दुश्मन का बयान किया जा रहा है अपोजिशन के जलसों में, अपोजिशन के बयानात में। अब ये बहुत ही सख्त किस्म का यह बयान आ गया, आप कह रहे हैं ये अयाज सादिक साहब ने, बहुत सारे और लोग भी है जो इस किस्म के अल्फाज नहीं तो इस किस्म का बयान जरूर दे रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत इस सारे अमल में ठीक कह रही है कि ये दुश्मन का बयानिया हो रहा है? देखिए, हुकूमत जो भी कहे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, नून लीग से उनका झगड़ा है, आपस में एक उनकी कंपैरिजन है, आपस में फाइट है, वो कुछ भी बयान कह सकते हैं। मैं हुकूमत को डिफेंड तो वजीर इत्तलात और नशरियात करेंगे जी, लेकिन मुझे आप ये बात बताएं कि जब वजीर आजम, साबिक वजीर आजम तकरीर करते हुए कारगिल का जिक्र करते हैं सियासी जलसों में, कारगिल का क्या ताल्लुक है सियासत से और सियासी जलसों से? ये तो पूरा बयानिया भारत का है कि जनाब हमारी पीठ में छुरा घोंपा और जनाब ये फैसला गलत किया, और ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये किसी को इस खित्ते में किसी भी सिविल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात भारत के ठीक नहीं होने देती, और ये सारी की सारी जो सेफ हेवन्स हैं और जो सेंचुरीज़ हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज ने बनाई हुई हैं। भाई कारगिल का क्या ताल्लुक है किसी एहतजाजी जलसे से? आप आगे कहें कि इमरान खान ने चीनी की कीमत बढ़ा दी, इमरान खान ने ये कर दिया, लेकिन फिर आप बार बार आप कह रहे हैं सिलेक्ट, आप मैसेज क्या दे रहे हैं?
फैटफ के हवाले से जो लेजिस्लेशन थी उसमें इतना मकरूह किरदार था इस अपोजिशन का कि इन्होंने सेनेट में रिजेक्ट किया इसको, वो करारदाद रिजेक्ट की, वो लेजिस्लेशन रिजेक्ट की जिसकी बुनियाद पर हम ग्रे लिस्ट में गए हुए और नून लीग की वजह से ग्रे लिस्ट में गए हुए हैं। उसमें ये सारी बड़ी अपोजिशन पार्टीज इन्होंने सेनेट में ब्लैकमेलिंग की, वो तो फिर ज्वाइंट सेशन में हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। तो ये बयानिया नहीं है कोई, ये मतलब हम खुद जो पाकिस्तानी कौम जो देख रही है टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत है। हुकूमत जो मर्जी कहती रहे। मुझे अब ये बात बताएं, जब अयाज सादिक ये कहता है कि टांगे कांप रही थी और आज इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि फलां की पैंट भीग गई और फलां का ये हुआ, और फिर आप कह रहे हैं कारगिल पे आपने ये किया और ये गलत किया और आपको ये नहीं करना चाहिए, पीठ में छुरा घोंपा, तो भाई ये किसका, ये कौन ये बातें कर रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान की फौज को आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं, उस न्यूक्लियर पावर को जिसने अभी तक पाकिस्तान को संभाल के बचा के रखा हुआ है। तो ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि तहरीक इंसाफ क्या कहती है, फलां जमात क्या कहती है, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मेरा वजीर खारजा है शाह महमूद कुरैशी, नून लीगी का भी वजीर खारजा है, शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी का भी वजीर खारजा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का वजीर खारजा है और खारजा अमूर पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। आप देखें अमेरिका में उनकी इसराइल के साथ पॉलिसी है, कोई तनकीद करता है वहां पर फलस्तीनियों पर जो जुल्म वो करते हैं। इंडिया को देख लें, कश्मीर में कत्लेआम किया हुआ उन्होंने, कहाँ इंडियन मीडिया उस पर बात करता है। फॉरेन अफेयर्स में आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट को अहमियत देते हैं, ये दुनिया का एक असूल है, इसीलिए मुल्क कायम रहते हैं। ये यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। तो जो ये बातें कर रहे हैं इंडिया के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, फौज के किरदार के हवाले से कि जी घर साफ करें अपना, तंजीमों को ख़त्म करें, डॉन लीग्स क्या था, ये पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज नहीं है। ये दूसरी बात, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता जी। सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, पंजाब में 10 साल रही नून लीग में, बताया ना परफॉर्मेंस 13 साल में क्या दूध की नहरें बहा दी हैं पीपल्स पार्टी ने, वहां पे किया क्या है, कराची से कूड़ा तक तो उठा नहीं सके। अभी 13 साल के बाद गुज्जर नाला साफ करने के लिए एनडीएम से फौज गई है, बातें करते हैं कि जी हम पता नहीं पाकिस्तान, सिर्फ ये नाम ले रहे हैं अपने बुजुर्गों का, उनके नाम पे ये हुकूमत कर रहे हैं। और आप क्या मतलब, मैं इसको पोलिटिसाइज और मजीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, मैं एज ए पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ कि ये इससे मेरे जज्बात मजरूह हुए एज ए पाकिस्तानी। मैं तहरीक इंसाफ जाने और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो मामला पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इज्जत का, सालमियत का, पाकिस्तान के इदारे का, और वो मामला जिसमें 70-72 साल से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग किए हुआ है। पाकिस्तान जैसे एक छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, इसलिए कुछ कर नहीं पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जंग उस सूरत में नहीं आया क्योंकि जिस किस्म के हमले किए गए लगारी साहब, उसका फौरी जवाब मिला। जिस किस्म की मुहिमजोई की गई, फौरी तौर पर पुलवामा का फरवरी में उन्हें जवाब मिल गया। लेकिन मसला यह है कि ये सारे अमल को अप्रिशिएट किया गया उस वक्त पार्लियामान में, पूरी सियासी जमातों ने उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तानी तमाम लोग बात कर रहे हैं, फैसले हो गए कि ये होना है, ये नहीं होना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तमाम तर चीज़ें। अब उसको मिलाइन करना, इदारों को टारगेट करना, हुकूमतों को, और अल्टीमेटली जो गोल है वो फिर पाकिस्तान की कमज़ोरी है। पाकिस्तान के हवाले से लोग तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान के अंदर ये हुआ। तो फिर पाकिस्तानियत तो सबसे पहले आनी चाहिए, जो शायद सरदार अयाज सादिक साहब के बयान के अंदर वो नज़र नहीं आ रही थी, जिसका अल्टीमेट पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने भरपूर एक महाज मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए खोल लिया। ये ख़तरनाक तर्ज अमल था। असल में डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए यही वजह है कि DGISPR को आकर सारी वजाहत करनी पड़ी है। मसला ये होता है कि सियासतदानों का, अगर आपके पास सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए स्पेस कम है या जगह कम है, तो फिर आप और जगहों पर जाकर इंक्रोचमेंट करते हैं। जैसे समी साहब कह रहे हैं, भाई आपके पास अगर PTI की हुकूमत की कारकर्दगी पर आपने तनकीद करनी है और उसकी आपने नाकामियाँ गिनवानी है, तो शुरू कर दें, आप एक से लेकर आखिर तक चले जाएं, ना कोई और बात करेगा, ना हम आपको बात करेंगे, और हम उसका एक लॉजिकल तज्जिया देंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप पाकिस्तान, पहले तो साबिक वज़ीर आज़म जलसे में नाम लें दो जिम्मेदार शख्सियात का, दो जिम्मेदार अफसरान का, और कहें कि जनाब इनकी वजह से या उनके बारे में कोई भी गुफ्तगू करें, तो ये गुफ्तगू करने का जवाज़ क्या बनता है? यानी आप इसके लिए लॉजिक क्या देते हैं, इसकी सियासत के अंदर क्या लॉजिक बनती है? आप सिक्योरिटी इदारे के दो अहम शख्सियात का नाम देते हैं, तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं? और अच्छा, आप ये भी समझ लेते हैं अपने तौर पर कि जनाब निज़ाम बस इन्हीं
दो ओहदों का नाम है। निज़ाम ये दो ओहदों का नाम नहीं है। निज़ाम ये है कि एक रियासत है और रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं। रियासत में एक एग्जीक्यूटिव है, रियासत में एक पार्लियामेंट है, रियासत में एक जुडिशरी है और ये रियासत के सारे ये डिफेंस का इदारा भी एग्जीक्यूटिव का एक हिस्से के तौर पर काम करता है। और अगर आपने तनकीद करनी है तो हुकूमत की कारकर्दगी पर करें। आप हुकूमत की कारकर्दगी को गिनवाने के लिए आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है और लोगों को बताएं कि जनाब ये हुकूमत अगर नहीं डिलीवर कर सके तो आपके पास पूरे का पूरा चार्ट मौजूद होगा कि यहाँ डिलीवर नहीं कर सकी है। अच्छा, ये भी कोई बात हुई कि जनाब एक शख्स को बाहर भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उनसे पूछना था जवाब क्या है, तो जवाब तो सामने आ गया। उस वक्त भी उन्होंने दिया होगा कि जनाब एक तो जनीवा कन्वेंशन के तहत लाजमी था और दूसरा जो है एक जिम्मेदार रियासत साबित करने के लिए उससे बड़ा थप्पड़ था, उसको गिराना भी एक वाकया था कि बहुत बड़ा वाकया था कि वो दाखिल हुआ पाकिस्तान की सरहद में और अभी चंद किलोमीटर ही चल पाया था, उसको गिरा दिया गया और वो चकोठी के आसपास गिराया गया। चले जी, गिर गया, उसके बाद उसको उठाया गया, उसके बाद उसको रेस्क्यू किया गया, चाय वाय पी, लेकिन इसके बाद अगले रोज उसको वापस करना जो है ये तो उस वाकये से भी बड़ा वाकया हो गया जिसमें आपने इसको हिट किया था। सारी दुनिया देख रही थी, सारी दुनिया के सामने ये वाकया हुआ। आपने इंडिया का एक जहाज आता है, आप उसको मार गिराते हैं, वो अपने आप को पैराशूट के जरिए बाहर निकालता है, वो बाहर आ जाता है, लोगों के हाथ में आ जाता है, लोगों फिर उसके बाद एक जिम्मेदार रियासत का काम शुरू होता है कि जिम्मेदार रियासत ये करती है कि जनाब अगर दुश्मन उसके हाथ में आ गया है तो उसको इस तरह नहीं मारा जाता है, ना इस तरह कत्ल किया जाता है, ना इसको इसलिए कि वो जंगी कैदियों के रूल्स के रूप में आप इवन दो अगर वो आप डिक्लेयर्ड वार के तहत नहीं आता, वो तो अचानक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर आते। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक का मफहूम वाज़े हो गया और हमने समझ लिया कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं सकता, उसकी कोई सलाहियत नहीं है। नंबर वन, ये हम पर खुल गया यहाँ पर और हम जश्न मना रहे हैं कि जनाब क्या बात है, जनाब इंडिया का तैयारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है और गिर जाता है और उसके वो हो जाता है। दूसरा, अगर हमने जिम्मेदार होने का सबूत दिया कि जी हम उसको यहाँ रख कर तो उससे हमने कुछ हासिल नहीं करना था, एक विंग कमांडर के पास क्या चीज होगी जिसको हमने अपने पास रख कर करना था सर, जिससे हासिल करना था उसको रखा हुआ है। कुलभूषण के खिलाफ केसेस, उसके खिलाफ पूरा अमल है क्योंकि वो जासूस है, वो पूरे दहशतगर्दी में मुलव्वस है। उसका एक तरीका का जेनेवा कन्वेंशन में नहीं था, वो उसके खिलाफ पूरा अमल है। पाकिस्तान की तो अदालत में उसको सजाए मौत है, लेकिन वो ICJ का मामला है, वो चल रहा है, वो भी पाकिस्तान की बॉन्डिंग है। लेकिन जिसके तहत जो तरीकाकार था इंटरनेशनली लॉ में वो चला गया। लेकिन मसला यहाँ पे मैं अमीर अब्बास से यहाँ पर सवाल करें। अमीर अब्बास, मसला ये होता है कि पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात हो रही है कि जी पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर आ रहे हैं, अपोजिशन बात करती है, उनका हक है, वो बात करें, ज़रूर करना चाहिए। 4 जुमले होते हैं नाकिस पॉलिसियों के हवाले से, 4 जुमले होते हैं अपने केसेस के हवाले से और उसके बाद फिर एक लंबी गर्दान शुरू होती है। कुछ लोग बड़ी अच्छे जुमले बोल लेते हैं, वो इस्तारों में पाकिस्तान के इदारों को हिट करते हैं और कुछ लोग बरवला नाम लेकर कर रहे होते हैं। ये 3 जलसों का अगर 2 लाइनों में मैं बताऊं ये कुछ हो रहा है, तो ये फिर अल्टीमेट जो आज अयाज सादिक साहब ने कल बयान दिया या जो अवैस नौरानी साहब ने तकरीर करते हुए बात की है, वो सर महफिलों में, मीटिंग्स में अपने बात होती है तो फिर वो ज़बान पे पार्लिमान में या फिर वो अवामी जलसों में सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं इदारों को हिट करने का एक फॉर्मूला लग रहा है। ये मेरी राय है, मैं इस पर आपका तज्जिया चाहूँगा कि वो कहीं लग रहा है कि यहाँ हिट करो ताकि चीज़ें कमज़ोर हों और अपने फ़वायद हासिल किए जा सकें। ऐसा ही है कि आप समझते हैं? आपकी राय भी ठीक है और आपका तज्जिया भी ठीक है। देखें, आपने कहा कि इनको हक है कि ये अपनी राय दें, ऑपोजिशन। हाँ, इनको हक है अपनी राय दें, जा सकता है कि ये आग लगा दें। हाँ, इनको हक देना चाहिए कि ये अपनी राय दें, लेकिन इनको ये हक नहीं दिया जा सकता कि ये फसाद बर्पा करें। इनको ये हक दिया जा सकता है कि ये अपनी राय दें, लेकिन इनको ये हक नहीं दिया जा सकता कि ये सब कुछ जो है वो तहबाला करके रखें। इनको ये हक दिया जा सकता है। अच्छा, अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल एक बयान सामने आया, हैरान परेशान थे कि स्पीकर कौमी असम्बली रहने वाले शख्स जो हैं, जो कस्टोडियन हाउस के रह चुके हैं, उनका जिस किस्म का बयान था और आज फिर DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी। क्या कहेंगे सर इस सारी सूरत हाल पर आप? देखें, बोल मैं अर्ज कर लूँगा बोल के चैनल में कि लोग रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए घटिया बातें कर रहे हैं, गिरी हुई बातें कर रहे हैं। काश कोई इंडिया का मीडिया देखे कि इंडिया के मीडिया में इस वक्त कितने शादियाने बज रहे हैं और वो इंडिया के जर्नैल जो हर वक्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ISPR जो है बहुत जबरदस्त ISPR है, हमें इंडिया को उसकी नकल करनी चाहिए। और जिस गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे के बाद हमने
पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो जबान खास तौर पर नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की है और मरियम साहबा इस्तेमाल कर रही हैं, इस तरह बात आगे नहीं चल सकती। मैंने तो 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की डेट दी है, मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है कि नवंबर के महीने भी है मैं, और इसमें अगर आप पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक पाकिस्तान का स्पीकर बयान दे तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी और डूब मरने का कोई मुकाम नहीं है। हमें अपनी अजीम अफवाज पर, जवानों पर, सलारों पर न सिर्फ फख्र है बल्कि जिस तरह वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, सारी दुनिया ने हमारी फतेह को तस्लीम किया। अगर एक साबक से तस्लीम कर रहा तो ये रोने का मकाम है और अफसोस का मकाम है। इस एजेंडे पे चलकर इनको फायदा नहीं होगा। आप मेरी बात याद रखें, ये इस तरह ये पार्टी नहीं चल सकती और इसके अंदर से वो लोग जो मेपे वतन है वो फैसला करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये सालमियत की बात, खारजा मामलात के हवाले से आप बात करें, इस किस्म का बयान देने की वजह क्या है? आप समझते हैं क्या इस चीज के पीछे कॉज है? देखें, कॉज तो थोड़ा सा अय्याज सादिक साहब पिछले 6-7 दिन से 5 दिन से एक्टिव हुए हैं। इससे पहले वो एक्टिव नहीं थे 1 साल 1.5 साल। ये कोई 4-5 दिन से उनकी अंदर की सियासत है कि वो एक्टिव हुए हैं। वो अपनी एंट्री जो है इतनी खौफनाक उन्होंने डाली है कि आप बैल मुझे मार। मैंने 2 साल के अरसे में अय्याज सादिक को इस तरह के कोई एक्टिविटी में नहीं देखा, बल्कि वो बड़ा नपी तुली बॉलिंग कर रहे थे। इन्होंने तो बिल्कुल बटा बॉल की है और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान की अजमत के खिलाफ बात की है, रियासत के खिलाफ बात की है, अदारों के खिलाफ बात की है। तो ये उनकी नई सियासत है। अभी देखें इस नवंबर के महीने में ये सियासत किस बल चलती है, और इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह ये लोग हमारी अजीम अफवाज को निशाना बना रहे हैं। शेख साहब, अय्याज सादिक साहब की तो ये सियासत अब है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले से तक, जलसों से भी पहले, मीटिंग्स के दौरान ही बाकायदा तौर पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह DGISI को बाकायदा तौर पर नाम लेकर हिट कर रहे हैं। तो फिर तो ये नून लीग की सियासत कहा जाए कि जो बाकायदा पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ चल रही है, तो फिर अय्याज सादिक साहब भी आज बोल पड़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 1 साल ये खामोश रहे और 10 महीने मरियम साहबा खामोश रहीं। इनकी खामोशी की क्या वजूहात थी, वक्त आने पर ये भी एक्सपोज हो जाएंगी। जब इन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही है और हमारा काम नहीं निकल रहा, तो ये उस जगह पे आ गए हैं जहाँ के गैर मुल्की इशारे और गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को अंदर और बाहर से नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। जिस दबाव में, माशी दबाव में और पड़ोसियों के दबाव में पाकिस्तान गुजर रहा है, उस दबाव में पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार फैलाना, दुश्मन की मदद करना है। सही। और ये जो बयानात दे रहे हैं ये मुस्लिम लीगी नहीं हो सकते, ये BJP के मेंबर हो सकते हैं, मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं। अच्छा, समी इब्राहिम साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं शेख रशीद साहब। जी समी साहब। जी शेख साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आ गई DGISPR की, लेकिन जो रात उन्होंने असेंबली में बात की वो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन थी कि अगर आपके साथ बंद कमरे में कोई हुकूमती अहम रियासती मामले पर डिस्कशन हुई है और आप उसको इस तरीके से वहाँ पर पेश कर रहे हैं बाहर आकर के, जिससे पाकिस्तान की रियासत को बाकायदा नुकसान पहुँचा है। आज DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। व्हाट डू यू सजेस्ट? ये पॉलिटिशियन है और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि सियासत में नरमी होनी चाहिए, लेकिन अब इसको आप सियासत कह सकते हैं? और क्या अभी भी वो जो कानून है जिसमें इदारों की सैंक्टिटी इंश्योर की गई है पाकिस्तान के आइन में, उसको इन्वोक करना अभी ज़रूरी नहीं है? आपका क्या ख्याल? समी इब्राहिम साहब, इन्होंने अपने जो रास्ते का चुनाव किया है ये सोच समझ के किया है। इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, पहले तो मैं 31 दिसंबर तक कहता था, मैं नवंबर के महीने को अहम देख रहा हूँ। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मुल्क के अदारों को ललकारें और आप अपने आप को समझें क्योंकि कि आप टीवी पे आके बात कर सकते हैं और मुल्क की सालमियत को और रियासत की अजमत को आप मसख कर रहे हैं। तो ये सारी बातें नोट की जा रही हैं और DGISPR का आज की तरतीब भी मेरा ख्याल है अक्लमंदों के लिए इशारा काफी। ठीक, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही सवाल अगर मैं समी साहब आपसे कर लूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, तो बैसियत पाकिस्तानी, बैसियत जर्नलिस्ट, आप समझते हैं कि ये वाकई एक ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था और अय्याज सादिक साहब ने वाकई उसकी वायलेशन की है? ये सवाल फिर मैं आपसे कर लेता हूँ सर। बिल्कुल, देखें ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। आप उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अगर आप चाहें तो आपके प्रोड्यूसर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं जी। कोई भी ऐसी बात जो जब आप इक़्तिदार में हैं आपके सामने वो रियासती राज है
और जब आप इक़्तिदार से निकल जाते हैं तो भी आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और उस वक्त के और इस तरह से कि जिसमें आपकी रियासत को नुकसान पहुँचे। अब भारत हमारा एक बहुत ही हॉस्टाइल एक हमारा हमसाया है, और उनके हवाले से, उनके पायलट को छोड़ने के हवाले से एक जो इंतहाई क्लासीफाइड गुफ्तगू जो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग जो दी गई, उसकी आके उन्होंने इस तरह नेगेटिव अंदाज में उन्होंने ये बात की है, जिससे आप देखें भारत का, मैं वो अल्फाज आपको यहाँ पे दोहरा नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता, जो मैंने सवेर से भारतीय मीडिया देखा है और मेरा दिमाग चिकरा गया कि ये सब क्या है, ये क्यों किया, ये इतनी नफरत है इनको, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को और अयाज सादिक को, इतना बुरा जानते हैं ये पाकिस्तान को, इतना बुरा जानते हैं ये पाकिस्तान की फौज को। तो भाई ये चीज़, जैसे अभी शेख साहब ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक करना पड़ेगा। माजी में डॉन लीक्स हुई, आपने छोड़ दिया, मेमोगेट हुआ, आपने छोड़ दिया, उसका खमियाजा आपने ये भुगता कि अब वो जो छोटे छोटे सपोलिये थे अब वो अफरीत बनते जा रहे हैं, एनाकोंडा बन गए हैं वो, मैं तो ये कहूँगा। और मैं देखें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ज़बान सख्त हो सकती है, मैं इसको कहता हूँ कि ये जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ये अपना मुंह काला कर रहे हैं। ये जो मुंह काला करने वाली, मैं कहूँगा इसलिए कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, और वो भी वीज़ा विज़ इंडिया, वो भी भारत के साथ कंपैरिजन करते हुए ये कहे अयाज सादिक कि पाकिस्तानी वजीर खारजा के पाँव कांप रहे थे भारतीयों की वजह से। और पाकिस्तान का तो सीना छाती इतनी खुल गई पाकिस्तान की जब अभिनंदन को गिराया और वो चूहों की तरह भाग गए इंडियन वहां पे। तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की कौम जो सीना तान के खड़ी फरवरी में और आज तक खड़ी है, और कहते हैं कि हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखे हम वो आंख निकाल लेंगे, ये कहां से आ गया ये अयाज सादिक। मैं माफी चाहता हूं, मेरी जबान हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन जहां पर पाकिस्तान है, जहां पर पाकिस्तान की फौज है, जहां पर मेरे मुल्क की इज्जत है, मैं तो इन लोगों को बिल्कुल, हम तो इनको माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि ये इन्होंने हम सबकी नाक कटवाई है, इन्होंने अपना मुंह काला किया है। मैं सिर्फ ये कहूंगा साहब। बिल्कुल सही सर, बड़ा जब पाकिस्तान की बात हो तो फिर उससे आगे तो कोई चीज़ नहीं है, ना कोई सियासी जमात हो सकती है, ना कोई इदारा हो सकता है, ना कोई शख्स हो सकता है। तो पाकिस्तान का मामला है तो फिर उससे आगे नहीं है। तो नज़ीर लगारी साहब, ये पाकिस्तान का मामला और उस पर इस किस्म का है, अब आप नहीं समझते कि इन चीज़ों को फिर सिर्फ माफ़ी की हद तक बयानबाजी, चले जी कोई नहीं, डैमेज कंट्रोल हो गया जी, बस ठीक हो गया, इससे आगे भी सोचना है, कहीं ना कहीं स्टॉप होना है कि वहाँ पर जो है 8 लाख अफवाज नज़र आ रही है कश्मीर के अंदर बात करती, वहाँ पर आके उनके पार्लियामेंटेरियन और मीडिया आके फ़ौज के मामला ये नहीं बता रहे, जहाँ जुल्म हो रहा है और जहाँ अपने दिफा करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बात की जाए। बात ये है कि ये नैरेटिव कि पाकिस्तान, अगर आपको शिकायत है किसी फ़र्द से, किसी शख्सियत से, अगर आपको किसी सियासी अपने मुखालिफ से शिकायत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुल्क पर, रियासत पर और मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पर, मुल्क के इदारे पर आप हमलावर हो जाएंगे और कहेंगे कि जनाब अब मुझे इन मुल्क के इदारों को ही साफ करना है, चूँकि यहाँ पर जो सियासी शख्सियात हैं उनसे हमें शिकायत है और मेरी पसंद के लोग नहीं हैं, इसलिए कि ये आ गए हैं, अब मुझे इनको वो करने के लिए बाकी चीज़ों पर हमलावर हो जाना है, यानी रियासत पर हमला कर देना है। पहले तो ये तय कर लेना कि मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि वहाँ से लेकर गिलगित और बल्तिस्तान से लेकर तुफ्तान और जेवनी तक ये एक एंटिटी है, इसकी इतना तकद्दुस है जितना किसी भी शख्स का अपनी माँ के तकद्दुस से भी बढ़कर एक तकद्दुस है। तो उस तकद्दुस का पास रखना बड़ा जरूरी है। चलो वैसे मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है एयरलाइन का, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सुमैया रिजवान ज्वाइन करेंगी, ट्रांसमिशन इसी तमाम जो सूरत हाल है उस पर होगी। आप हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।